Student, welcome you all in online classes. Now we are going to discuss one very important topic of the Hindu marriage, that is wed and weddable marriages. Under section 11 of the Hindu marriage talks about the wed marriages, whereas under section 12 of the Hindu marriage talks about the weddable marriage. Let us first discuss the wed marriage under Hindu marriage Act. जो वाइड मैरिजेस है हिंदू मैरिज के अंतर्गत, वो एक लीगल इम्पेडिमेंट है। लीगल इम्पेडिमेंट का मतलब होता है सेक्शन 5 सब में कंडीशन फॉर ए वैलिड हिंदू मैरिज बताया गया है कि अगर एक दो पक्षकार आपस में शादी करने जा रहे हैं तो उनको कौन कौन से कंडीशन फॉलो करने होते हैं। इसमें 5 कंडीशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर वीडियो। पहला कंडीशन था रूल ऑफ मोनोगैमी, यानी कि एट द टाइम द पार्टी नाइदर पार्टी एट द टाइम द मैरिज नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग, यानी विवाह के समय विवाह के पक्षकारों का पूर्व में कोई पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए, और अगर जीवित है तो फिर लॉफुली डाइवोर्स होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पति है तो नियम यह है कि अगर वो शादी करने जा रहा है तो उसकी कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए, और अगर पत्नी है तो लॉफुली डाइवोर्स हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर माना जाएगा कि एक पति एक पत्नी के रहते अगर दूसरी शादी करता है तो इसे बाइगेमी का ऑफेंस का दोषी माना जाता है। तो अगर ये ऑफेंस कोई व्यक्ति करता है तो उसके 2 लीगल इफेक्ट होते हैं। पहला है इस अधिनियम यानी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत ऐसा मैरिज जो है वो वैड होता है। वाइड जो है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइड मैरिज, वो दूसरा वाला जो मैरिज है वो वाइड होगा। लेकिन वाइड मैरिज तभी वाइड हो, लेकिन वो मैरिज दूसरा वाला मैरिज तभी वाइड होगा जब दोनों मैरिज, यानी पहला उसकी शादी जो है वो भी वैलिड है और दूसरी शादी है वो भी वैलिड है। यानी वैलिड का मतलब होता है कि दूसरी शादी जो है उसमें सेक्शन 5 के 5 कंडीशन और सेक्शन 7 के दोनों कंडीशन फुलफिल हुए हो, तभी दूसरा मैरिज जो है वो वाइड होता है। अगर मान लीजिए सेक्शन 5 दूसरे मैरिज में सेक्शन 5 के 5 कंडीशन पूरे हो गए हैं लेकिन सेरेमनीज नहीं हुई है तो फिर ऐसी स्थिति में ये बाइगेमी का ऑफेंस का दोषी नहीं माना जाएगा। तो दूसरी बात होती है कि जो पहली पत्नी है उसको क्या राइट्स मिलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि पहली पत्नी जो है उसे किसी भी कीमत पर दूसरे मैरिज को अगर परफॉर्म हो रहा है तो उसे जाके कोर्ट में जाकर उसे रोकने का अधिकार नहीं है। यानी पहली पत्नी इंजेक्शन नहीं ला सकती है कि पति उसकी दूसरी शादी न करे। पहली पत्नी को ना ही अगर दूसरी शादी कोई पति करता है तो पहली पत्नी को दूसरी शादी जो है वो वाइड घोषित कराने का अधिकार है, क्योंकि इस अधिनियम की धारा में कहा गया है कि दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वही मैरिज को वाइड घोषित करा सकते हैं, कोई और व्यक्ति कोर्ट में जाकर मैरिज को वाइड घोषित नहीं करा सकता। हाँ, पहली पत्नी को एक राइट मिलता है, वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की 1963 में ये कहा गया है कि पहली पत्नी चाहे तो वो दूसरी शादी जो है वो डिक्लेरेटरी डिग्री पारित यानी घोषणा करा सकती है कि उसका पति ने जो दूसरी शादी की है वो वाइड है। तो यहाँ पर जो रूल ऑफ मोनोगैमी का अगर वायलेशन होता है तो सेक्शन 11 सब क्लॉज 1 में वो मैरिज वाइड घोषित कराएगा। साथ ही साथ सेक्शन 11 की जो दूसरी ग्राउंड है सेक्शन वायलेशन ऑफ सेक्शन 5 सब क्लॉज 4 एंड वायलेशन ऑफ सेक्शन 5 सब क्लॉज 5। Dear student, we have already uploaded one video which is related to the marriage under the Hindu marriage Act. Under that video, we have already discussed in detail about the probated degree and subpoena relationship. So उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसको डिटेल में मैंने बताया था कब एक मैरिज जो है वो प्रोबिटेड डिग्री के अंतर्गत आता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक व्यक्ति अपने ऊपर के जितने भी लीनियर एसेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट में अगर वो आ रहे हैं तो मैरिज वाइड हो जाएगा। और कुछ ऐसे रिलेशनशिप बताया गया है जैसे कि चाचा भतीजी, मामा भांजी और भाई बहन के संतान है, ये सब जो के अंतर्गत अगर शादी होती है तो ऐसी शादी प्रोबिटेड डिग्री के अंतर्गत आती है। और प्रोबिटेड रिलेशनशिप को इस अधिनियम की धारा 3G में परिभाषित भी किया गया है। उसी तरह से सभी रिलेशनशिप में जो है ऐसे लोग आते हैं ज्यादातर प्रोविटेड डिग्री और सभी रिलेशनशिप आपस में को रिलेटेड है। एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को पिंडदान करता है या पार्टी के साथ ब्लड से रिलेटेड है या फिर
अपने पति के अपने पिता के साइड से अपने पुरुष के साइड से 5 जनरेशन, माता के साइड से 3 जनरेशन के बीच में जितने भी लोग ऊपर के लोग आएंगे, लीनियल मेल डिसेंडेंट और लीनियल एसेंडेंट, तो वो सारे लोग सपिंड रिलेशनशिप में भी आते हैं। और अगर ऐसे बीच में यानी 2 पार्टी ऐसे हैं जो सपिंडा रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं या प्रोविडेंट डिग्री के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसा मैरिज जो है वो सेक्शन 11 सब क्लास 3 और 2 और 3 के अंतर्गत वो वाइड हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 11 सब क्लास 2 और 3 का वायलेशन करता है, यानी प्रोविडेंट डिग्री के अंतर्गत शादी करता है या फिर सपिंड रिलेशनशिप के अंतर्गत शादी करता है, तो ऐसे शादी का जो लीगल इम्पेक्ट होगा वो सेक्शन 18 में बताया गया। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 18 ये कहती है कि जो पक्षकार को 1 महीने की सिंपल कारावास की सजा या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट कही गई थी कि अगर अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पहले ये जरूरी था कि कोई भी पक्षकार जब तक विवाह वाइड कोर्ट में जाके घोषित ना करा दे तब तक उसके बच्चे को लिजिटिमेसी नहीं मिलती थी, यानी बच्चा इलिजिट माना जाता था। लेकिन 1976 में अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया है कि चाहे कोर्ट में जाकर वाइड मैरिज को वाइड घोषित कराए या न कराए, अंडर सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बच्चे की वाइड मैरिज के जो बच्चे की हो वो लिजिटिमेसी प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया ये वाइड मैरिज। अब आते हैं वाइडेबल मैरिज जो सेक्शन 12 में बताया गया। सेक्शन 12 में ये बताया गया है कि कब एक मैरिज वाइडेबल होगा। वाइडेबल का मतलब होता है इट इज अप टू द वन पार्टी टू डिसाइड ही और सी वांट्स टू कंटिन्यू दिस मैरिज और वांट टू डिसॉल्व दिस मैरिज, यानी कि विवाह के एक पक्षकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो विवाह को कंटिन्यू करे या चाहे तो विवाह को डिसॉल्व घोषित करा दे। अगर वो कंटिन्यू करता है तो वो वैलिड एब इनिशियो माना जाएगा, और अगर डिसॉल्व करता है यानी वाइड घोषित कराता है तो वाइड एब इनिशियो माना जाएगा। एब इनिशियो का मतलब होता है प्रारंभ से ही वैलिड और या प्रारंभ से ही शून्य। मान लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति आज अगर कोई वाइडेबल मैरिज किया जाता है और 6 महीने के बाद यानी दिसंबर में डिसाइड देता है या फरवरी में डिसाइड करता है कि उसे इस मैरिज को कंटिन्यू नहीं कराना है, तो ऐसी स्थिति में वो मैरिज आज के डेट से वाइडेबल इनिशियो होगा, न कि वो फरवरी के डेट से वाइडेबल इनिशियो होगा। दूसरी बात यह है कि वाइड मैरिज कब वाइडेबल होगा, इसके 4 ग्राउंड बताए गए। इन 4 आधार में से कोई एक आधार होगा तो मैरिज वाइडेबल होगा। जो सबसे पहला आधार है वो है इम्पोर्टेंसी ऑफ द पार्टी, यानी इम्पोर्टेंसी ऑफ द पार्टी का मतलब होता है कि विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार इम्पोर्टेंट है, तो ऐसी स्थिति में विवाह जो है वो वाइडेबल मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक पार्टी की इच्छा पर निर्भर करेगा कि उसे चाहे तो कंटिन्यू कराए, और वो पार्टी वो होगी जो निर्दोष होगी, यानी कि जिसमें कोई लीगल इम्पेडमेंट नहीं है। यहाँ पर सवाल उठता है कि इम्पोर्टेंट किसे कहेंगे, तो इम्पोर्टेंट की जो परिभाषा है कि वह इनकैपेसिटी टू कंज्यूमेट द मैरिज, यानी कि इम्पोर्टेंसी ऐसी है, यानी कि सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी ऐसी है कि जिससे कि मैरिज को कंज्यूमेट नहीं किया जा रहा है। यानी कि इम्पोर्टेंसी का तात्पर्य होता है कि 2 पर्सन 1 पार्टी ऑफ द मैरिज इज नॉट इन पोजिशन टू मेक द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द अदर पार्टी, यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप दोनों में स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पार्टी को इम्पोर्टेंट करेंगे। ये इम्पोर्टेंसी चाहे तो पति की हो सकती है या तो फिर पत्नी की हो सकती है। ये यहाँ पर अगर आप कुछ इंग्लैंड के केसेस को देखें तो उसमें समझने में आसानी होती है कि कैसे इम्पोर्टेंसी कराते हैं। अगर इंग्लैंड को यहाँ पर जो इंग्लैंड में जो केस आया था R वर्सेस R, जिसमें कि हस्बैंड जो है वो पेनाइल पेनिट्रेशन तो कर लेता था, यानी कि अपने लिंग का प्रवेशन तो करा लेता था, लेकिन स्पर्म जो है ओमिनेट नहीं कर पाता था, स्पर्म नहीं निकलता था। न्यायालय ने कहा कि अगर इम्पोर्टेंसी का तात्पर्य है कि वेरा कपुला होना चाहिए, यानी मेल और फीमेल का जेनाइटल पार्ट आपस में अगर मिल रहे हैं तो वहां पर
सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टेब्लिश माना जाएगा। बेशक स्पर्म नहीं हो रहा, इट डजंट मैटर, दैट की यहाँ पर पति को जो है वो पोटेंट माना। वही दूसरे वाले केस में W वर्सेस W के केस में जो हस्बैंड था वो पेनाइल पेनिट्रेशन तो कर लेता था, लेकिन मात्र कुछ सेकेंड के लिए था, कुछ मिनट के लिए था। न्यायालय ने ये कहा कि ये जरूरी नहीं कि पोटेंसी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ज्यादा देर हो, अगर मात्र पेनाइल पेनिट्रेशन हो रहा है तो दैट इज सफिशिएंट, वी कैन नॉट डिक्लेयर दैट कि वो केस जो है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ही कम देर से के लिए हो रहा है तो उसे यानी कि अगला पार्टी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में इसे इम्पोर्टेंसी माना जाएगा। लेकिन जहां तक यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट मैटर था वो ये था कि मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पहले ये कहा गया था कि कोई पक्षकार अगर इम्पोर्टेंसी के आधार पर विवाह विच्छेद कराना चाहता था, वाइडुअल मैरिज को वाइड घोषित कराना चाहता था, तो उसके लिए 3 चीजें आवश्यक थी। पहला था कि इम्पोर्टेंसी जो है वो एट द टाइम ऑफ मैरिज होनी चाहिए, यानी कि जब विवाह किया जा रहा था उस वक्त, यानी एट द टाइम ऑफ मैरिज वन पार्टी इज पोटेंट। दूसरा था ये इम्पोर्टेंसी जो है वो कंटिन्यू कर रही है, कंटिन्यू तब तक कर रही है जब तक कि वो पिटीशन ना दायर करे, यानी कि विवाह के दिन से लेकर पिटीशन दाखिल करने से दिन तक के लेकर वो पक्षकार लगातार इम्पोर्टेंट रहा हो, तभी ये ग्राउंड बनता था डाइवोर्स का, यानी कि वाइडेबल मैरिज को वाइड घोषित करा सकता था। लेकिन न्यायालय ने ये कहा मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद ये कहा गया कि अब इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि आफ्टर द मैरिज जो है नो सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज बीन टेकन प्लेस बिटवीन द पार्टी, यानी कि एक पक्षकार के इंपोर्टेंट होने के कारण अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है तो हम उसे इंपोर्टेंट मानेंगे, चाहे वो एट अ टाइम मैरिज हो या आफ्टर द मैरिज हो। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, इंपोर्टेंसी जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल इंपोर्टेंसी, एक होती है साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल इंपोर्टेंसी। फिजिकल इंपोर्टेंसी जो का तात्पर्य होता है कि फिजिकल यानी सेक्सुअल ऑर्गन में या तो डिफॉर्मिटी होती है या फिर डिफेक्शन होता है, ऐसी स्थिति में एक पक्षकार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए अयोग्य होता है। जैसे अगर केस देखे कि गणेश वर्सेस हस्तुबैन के केस में एक महिला के जेनाइटल पार्ट यानी सेक्सुअल ऑर्गन में वो डिफेक्शन था, को डॉक्टरों ने सर्जरी करके उसके टांगों को सही कर दिया। न्यायालय ने इसे माना कि ये जो है वो अब वो पोटेंट हो गई है। लेकिन दूसरे केस में लक्ष्मी वर्सेस बाबूलाल के केस में लड़की के जेनाइटल पार्ट बचपन से ही नहीं था, सर्जरी करके 2.5 इंच की जो है उसके जेनाइटल पार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया उसके बॉडी में। न्यायालय ने इस केस में कहा कि नहीं, वो अभी भी पोटेंट है, क्योंकि ये पहला वाला केस जो है वो सर्जरी का था, उसे उन्होंने अलाउ किया था, लेकिन दूसरा केस जो आर्टिफिशियल इम्प्लांटेशन का था, न्यायालय ने इसे इम्पोर्टेंट ही माना। लेकिन इस लक्ष्मी वर्सेस बाबूलाल के केस में काफी आलोचना की गई और कहा गया कि अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए अब सक्षम हो चुकी है, चाहे वो सर्जरी के माध्यम से हो या किसी और तरह से, डिफेक्शन अगर दूर हो चुका है तो फिर पार्टी को पोटेंट नहीं कहा जा सकता है। दूसरा जो है मेंटल इंपोर्टेंसी का मतलब होता है साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंसी। अगर पति या पत्नी दूसरे को आपस में नहीं आना देना चाहते हैं, शरीर को नहीं छूने देना चाहते हैं, या महिला या पत्नी जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, तो ऐसे स्थिति में ये भी केस बनेगा मेंटल इंपोर्टेंसी का। तो धारा तो सेक्शन 12 सब क्लास 1 जो है सेक्शन 12 का सब क्लास 2 का ये कहा गया है कि अगर इंपोर्टेंसी चाहे तो फिजिकल हो चाहे मेंटल इंपोर्टेंसी हो, किसी अगर ये आधार प्रूव हो जाता है तो ये मैरिज जो है वो वाइडेबल होगा। एक पक्षकार चाहेगा तो इसे वाइड घोषित करा दे, न चाहेगा तो ये कंटिन्यू करेगा। दूसरा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ये सेक्शन 5 सब क्लास 2 में ये कहा गया है कि एट द टाइम द मैरिज अगर पार्टी जो है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफरिंग कर रही है, ये इसके लिए भी एक वीडियो जो मैरिज वाला वीडियो था उसमें आप तो इसको डिटेल में सेक्शन 5 सब क्लास 2 को देखेंगे। कहा गया है कि सेक्शन 5 सब क्लास 2 में तीन क्लेरिफिकेशन जो है 1976 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। मैंने वहां ही बताया था कि जब ओरिजिनल एक्ट बना था उस वक्त इडियट और लूनेटिक को ही अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की कैटेगरी में रखा गया था। 1976 में अमेंडमेंट किया गया और 3 क्लास जोड़ा गया, जिसमें पहला क्लास था कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऐसा है कि व्यक्ति वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है।
दूसरा था कि मान लीजिए वैलिड कंसेंट दे भी सकता है, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर ऐसा है कि अनफिट फॉर मैरिज ऑन प्रोवोकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी विवाह के लिए अयोग्य है और या बच्चे की परवरिश करने में अयोग्य है। मैंने वहां अलका शर्मा वाला केस का बताया था कि ये बड़ा मुश्किल काम है कि एक व्यक्ति मेंटली अनफिट फॉर मैरिज भी हो और प्रोवोकेशन ऑफ चिल्ड्रन भी हो। अलका वाले केस में कहा गया था कि न्यायालय ने कहा कि इसे और पढ़िए, या तो अनफिट फॉर मैरिज होगा या प्रोवोकेशन ऑफ चिल्ड्रन होगा। तीसरा बताया था कि अगर वो रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी अगर किसी पक्षकारों को आ रही है कि बार बार पागलपन का दौरा पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे पक्षकार के राइट है चाहे वो मैरिज को वाइडेबल घोषित करा दे और वाइड मैरिज को चाहे तो वो वाइड घोषित करा दे या फिर कंटिन्यू करे। तो यहाँ 3 ग्राउंड ऐसे बताए गए हैं जब मैरिज जो है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंतर्गत सेक्शन 12 का सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये वाइडेबल मैरिज का ग्राउंड बनेगा। तीसरा है कि हिंदू विवाह अधिनियम में ये कहीं भी सेक्शन 5 में ये कंडीशन नहीं बताई गई है कि पार्टी का कंसेंट होनी चाहिए। यहाँ पर सेक्शन 6 जो कि डिलीट कर दिया गया, उसमें ये कहा गया था कि अगर महिला की उम्र 15 साल से कम है या 15 साल है तो ऐसी स्थिति में कंसेंट ऑफ द गार्जियन शैल बी द एसेंशियल रिक्वायरमेंट। यहाँ पर चूंकि अब हिंदू चाइल्ड मैरिज डिस्टेंट एक्ट में लड़कों और लड़कियों दोनों की उम्र 18 से ज्यादा कर दी गई, यानी लड़की की उम्र 18 और लड़कों की उम्र 21 कर दी गई है, अतः अब कंसेंट ऑफ द गार्जियन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि कंसेंट जो है वो शादी के लिए जो ली गई है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर शादी के लिए कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, वो कंसेंट या तो फ्रॉड के द्वारा है या फोर्स के द्वारा ली गई है, तो ऐसे कंसेंट को वैलिड कंसेंट नहीं मानेंगे। फोर्स का मतलब होता है कि फोर्स करके, यानी कि किसी पार्टी के बंदूक रख के ये कहा गया कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो उसे उसके भाई को गोली मार दिया जाएगा, उसके पिता को गोली मार दिया जाएगा, और ऐसे स्थिति में वो अगर मान लीजिए शादी कर लेती है तो ये कंसेंट जो है वो फ्रॉड से कंसेंट माना जाएगा। उसी जैसा अगर फोर्स का तात्पर्य होता है कि फ्रॉड का तात्पर्य होता है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय कोई भी पार्टी, दोनों पार्टी जो है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि कोई कोर्सन नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। फ्रॉड हिंदू विवाह में, हिंदू लॉ में फ्रॉड को उस रूप में फ्रॉड में नहीं लिया जाता जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था। यहाँ पर हिंदू विवाह में ये कहा गया है कि फ्रॉड जो है वो, अगर ऐसे देखें तो तमाम शादियां जो हैं में थोड़ा बहुत लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। हर लड़की का माँ बाप अपनी लड़की का विशेषता बता के शादी करता है, हर लड़के का पिता अपने लड़के के तमाम विशेषताएं बता के शादी करता है। शादी के बाद हो सकता है कि कुछ जो बातें कही गई हो वो कुछ सही ना हो, कुछ तात्विक गलती भी हो गई हो, कुछ छिपाया भी गया हो, क्योंकि हर मैरिज में बढ़ा चढ़ा के हर चीज को बताया जाता है। तो अगर इसको अगर देखे जाए, अगर उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फ्रॉड के स्तर पर इसको देखा जाएगा तो ज्यादातर शादियां जो है वो फ्रॉड घोषित हो जाएगी, क्योंकि भारत में जो शादी लड़की का पिता या लड़के के पिता करते हैं वो ज्यादातर वो अपने अगुआ के कहने पर करते हैं या फिर पेपर में क्लासिफाइड देके करते हैं, तो पेपर में बढ़ा चढ़ा के बातें बोली जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में कौन से फ्रॉड में आएंगे ये डिपेंड करता है कि केस टू केस, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस और पार्टीज टू पार्टीज। लेकिन न्यायालय ने यहाँ में ये कहा है, इस अधिनियम में ये कहा गया है कि फ्रॉड तभी माना जाएगा जब या तो नेचर ऑफ सेरेमनीज में फ्रॉड किया गया हो, यानी कि पति ने कहा कि चलो कुछ और सेरेमनीज कर रहे हैं और बाद में वो विवाह की सेरेमनीज करा के धोखे से वो शादी कर लिया, वो फ्रॉड यहाँ पर फ्रॉड माना जाएगा। या फिर फ्रॉड ऐसा हो जो सब्सटेंशियल फ्रॉड हो या फिर मटेरियल फ्रॉड हो। मटेरियल फ्रॉड का मतलब होता है कि फ्रॉड इतना ज्यादा गंभीर है, इतना ज्यादा तात्विक है कि अगर पता चल जाता है एट द टाइम द मैरिज कि ये फ्रॉड हुआ है तो विवाह जो है वो पक्षकार करता ही नहीं दूसरा पक्षकार। जैसे मान लीजिए कोई गंभीर रोग है, हालांकि रोग कोई इंपीडिमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको गंभीर बीमारी है तो एट द टाइम द मैरिज इट शुड बी डिस्क्लोज इट कि वो पार्टी या तो कैंसर या तो बहुत एड्स या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसको बता देना चाहिए तब शादी करें। अगर नहीं बताया है तो ये फ्रॉड का केस बनेगा। या फिर लड़की चेस्टिटी में नहीं रह गई है, या फिर लड़की का शादी से पहले अबॉर्शन हुआ है, या फिर कोई ऑक्यूपेशन के संबंध में या एज के संबंध में कोई तात्विक, यानी कि अगर लड़की की उम्र 18 बताई गई है लेकिन लड़के की उम्र एट द टाइम द मैरिज 35 निकल गई, तो वो तात्विक है, 18 से 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, लेकिन 18 का 30 नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में
एज को लेकर या कोई कास्ट को लेकर, हमारे यहाँ हिंदू समाज में कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शादी के समय हर व्यक्ति अपने कास्ट में शादी करना चाहता है, तो अगर कास्ट को छिपाकर भी शादी किया जा रहा है वो भी मटेरियल फैक्ट माना जाएगा। या फिर मांसाहारी है या शाकाहारी है, कुछ ब्राह्मण फैमिली जो मांस नहीं खाते हैं, शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं, अगर शादी के समय इसे भी छिपा दिया गया तो ये डिपेंड करता है पार्टीज के ऊपर कि कब कौन सा फ्रॉड सब्सटेंशियल फ्रॉड की श्रेणी में आएगा और ये वाइडेबल मैरिज का ग्राउंड बनेगा। ये न्यायालय के भी डिस्कशन पावर पर भी रहता है कि न्यायालय कब किस मैरिज को वो ये कोर्ट में सिद्ध हो जाए कि फ्रॉड सब्सटेंशियल है या मटेरियल है, तो फिर वो, लेकिन ग्राउंड ये है कि अगर वो पता चल जाता तो वो विवाह नहीं करता। इट इज द मेजरमेंट। यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट कही गई है कि फ्रॉड और फोर्स का पता चलते ही साल भर के भीतर, ऐसा नहीं कि 25 साल तक मैरिज कंटिन्यू करे और 25 साल के बाद बोले कि नहीं वो विवाह के समय फ्रॉड हुआ था, नहीं, साल भर जैसे ही फ्रॉड और फोर्स का पता चले, दो काम आवश्यक है। साल भर के भीतर न्यायालय में इसे वाइड घोषित कराने के लिए पिटीशन दायर करे, और दूसरा है जैसे ही फ्रॉड एंड फोर्स पता चले, आपको सारे अपने रिलेशनशिप वो मैरिज को कंज्यूमेट नहीं होने देना है। यानी कि अगर मान लीजिए लड़की को पता चल जाए कि एट अ टाइम द मैरिज सब्सटेंशियल फ्रॉड उसके साथ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश की है वॉलंटरली, तो फिर ऐसा माना जाएगा कि अब वो उसे कंडोन कर दी है। अब वाइडेबल जो है मैरिज, वाइड मैरिज में याद रखिएगा, वाइडेबल मैरिज तब तक वैलिड रहता है जब तक कि कोई पक्षकार उसे वाइड घोषित ना करे। अगर वो कंटिन्यू करता है फ्रॉड और फोर्स जानने के बावजूद भी कोई पक्षकार अपने सारे संबंध बनाए हुए दूसरा पक्षकार, तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाएगा कि वो मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज है, अब वो वाइडेबल मैरिज का ग्राउंड नहीं रहेगा। तो चौथा है सेक्शन 5 सब क्लास 4 ये कहता है कि प्रेगनेंसी ऑफ द मैरिज, प्रेगनेंसी ऑफ द वाइफ एट द टाइम द मैरिज, यानी कि ये जो ग्राउंड है वो सिर्फ पति को अवेलेबल है। पति के पास ये अधिकार, पति के पास ये राइट्स है कि अगर ये वो सिद्ध कर दे कि विवाह के समय एट द टाइम द मैरिज उसकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट थी। दूसरा, प्रेगनेंसी अदर देन द हस्बैंड, यानी कि जिस व्यक्ति के साथ वो शादी करने जा रही है उसके इतर किसी से वो प्रेगनेंसी में थी। और लास्ट है कि अगर पति जो है इस बात को नहीं जानता था। जो चारों कंडीशन अगर पूरे हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पति के पास अधिकार है कि अब जो है वो मैरिज को, वाइडेबल मैरिज को चाहे तो कंटिन्यू कराए चाहे तो वाइड घोषित करा दे। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो चारों ग्राउंड है ये मैरिज वाइड नहीं होगा, ये मैरिज वैलिड मैरिज है। एज फार एज द वाइडेबल मैरिज इज कंसर्न, इट इज टाइप ऑफ द वैलिड मैरिज। वाइडेबल तब होगा या वाइडेबल मैरिज वाइड तब होगा जब कोई पक्षकार जाके, हो सकता है कि ये जानते हुए कि वो इम्पोर्टेंट है दूसरा पार्टी उसके साथ रहना जारी रखे। ये हो सकता है कि वो साउंडनेस ऑफ माइंड के बावजूद भी मैरिज कंटिन्यू करे। ये हो सकता है कि कंसेंट अगर फ्रॉड और फोर्स से लिया हो दूसरा पक्षकार उसे कंडोन करके मैरिज को कंटिन्यू करा सकता है। या पत्नी विवाह के समय प्रेगनेंसी थी, बाद में पति ने डिसाइड किया कि नहीं चलो ठीक है इसके साथ ही रहना, तो फिर वो चाहे तो वो मैरिज को कंटिन्यू कराएगा। एक जो चीज इंपॉर्टेंट बात एस्पेक्ट है कि कब हम बार बार बोल रहे हैं ये मैरिज वाइड है, ये मैरिज वाइडेबल है। Now the question is what is the impact of the wide marriages and what is the impact of the वाइडेबल मैरिज। अगर हम वाइड मैरिज देखें तो उसके पहले ये जानना जरूरी है कि what is the impact of the valid marriage। अगर कोई मैरिज वैलिड है और कोई मैरिज वाइड है तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो एज फार द वैलिड इज कंसर्न, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर वीडियो दैट कि अगर ये सिद्ध हो जाए कि मैरिज वैलिड है तो पार्टी विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। आफ्टर द मैरिज सेक्सुअल इंटरकोर्स विल कॉल अ वैलिड सेक्सुअल इंटरकोर्स। After this sexual intercourse, if the child born, it would be treated as a legitimate child of their parents. During the marriage, if one party dies, other have a right to get property. During the course of marriage, if one party take divorce, then other has a right to take maintenance. During the course of marriage, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त करता है। तो तमाम राइट्स इमर्ज करते हैं if it is proved that it is a valid marriage।
अगर ये प्रूव हो जाए कि मैरिज वाइड है तो ना ही स्टेटस मिलेगा हस्बैंड वाइफ का, ना ही सेक्सुअल इंटरकोर्स वैलिड माना जाएगा, ना ही दोनों पार्टी के बीच में कोई राइट्स इमर्ज करेगा, ना ही ड्यूरिंग द मैरिज ना ही किसी प्रॉपर्टी को भी हिस्सा मिलेगा, ना ही बच्चे को माता पिता की प्रॉपर्टी में। ये तमाम जो वैलिड मैरिज के जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो वाइड मैरिज में कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस इमर्ज नहीं करेगा। अब अगर आप देखें लास्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइड एंड वाइडेबल मैरिजेस। तो जहां तक वाइड मैरिज का मतलब होता है वाइड एब इनिशियो होता है, यानी कि एक बार मैरिज वाइड हो गया तो फिर वो कोई राइट्स एंड ड्यूटीज इमर्ज नहीं करता है। जबकि वाइडेबल मैरिज में मैं बता चुका हूं कि वो वाइडेबल मैरिज एक वैलिड मैरिज होता है अनलेस एंड अनटिल अदर पार्टी डिसाइडेड टू डिक्लेयर इट एज ए वाइड, यानी कि अगर अदर पार्टी ने ऑप्ट नहीं किया तो वो मैरिज वैलिड मैरिज ही कंटिन्यू करेगा। दूसरा है वाइड मैरिज को वाइड घोषित करने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो कोर्ट जाए तो भी डिक्लेरेटिव आ सकता है, ना भी जाए तो भी कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो वाइड अगर कोई भाई बहन ने आपस में शादी कर ली है तो सिर्फ मात्र शादी कर लेने से, साथ फेरे लेने से वो मैरिज वाइड नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 5 क्लास 5 ये कहता है कि सभी रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो मैरिज माना ही नहीं जाएगा, चाहे वो कोर्ट जाए चाहे ना जाए। लेकिन वाइडेबल मैरिज में हर स्थिति में तभी मैरिज वाइडेबल होगा जब वो कोर्ट जाएगा। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है कि वाइड मैरिज है तो उसके बाद उस पार्टी चाहे तो पुनः विवाह कर सकते हैं, इसमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है विवाह को वाइड घोषित करने के लिए। पार्टी वाइड मैरिज के बाद दूसरा विवाह कर सकते हैं। ये दूसरा विवाह चूंकि पहला विवाह हुआ ही नहीं है तो दूसरा विवाह वैलिड मैरिज माना जाएगा। जबकि यहाँ पर वाइडेबल मैरिज को जब तक वाइड घोषित ना कर दिया जाए वो वैलिड मैरिज रहता है। अगर वाइडेबल मैरिज के दौरान अगर दूसरी शादी करता है तो वो बाइगेमी का ऑफेंस कमिट माना जाएगा। और चौथा है वाइड मैरिज में चूंकि कोई राइट्स एंड ड्यूटी इमर्ज नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वो मैरिज जो है कोई भी लीगल इम्पैक्ट नहीं डालता है। जबकि वाइडेबल मैरिज में यदि वाइड मैरिज होगा तो कोई पत्नी को कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं मिला जाएगा, जबकि वाइडेबल मैरिज होगा तो पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हिंदू मैरिज का जो सेक्शन 11 और 12 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आई होप कि you will all able to understand what we have discussed with you all today. Thank you very much.